सभी दोस्तों को नमस्कार। अ, किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मेस्टाइटिस के बारे में। मेस्टाइटिस डेयरी फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। तो हम मेस्टाइटिस को बहुत ही संक्षेप तरीके में कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेस्टाइटिस है क्या? मेस्टाइटिस को हम अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो जो लेवा है उसकी इन्फ्लेमेशन को हम मेस्टाइटिस बोलते हैं, जिसका मुख्य रूप से जो कारण है वो है बैक्टीरिया। इसके साथ में वायरल और फंगल काज भी मेस्टाइटिस के हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेस्टाइटिस के अंदर क्या क्या ऐसे बदलाव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। पशु के शरीर के अंदर बदलाव, पशु के लेवे के अंदर बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, और दूध के अंदर बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो मेस्टाइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम संक्षेप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेस्टाइटिस यानी थनैला बीमारी का कारण क्या है? थनैला बीमारी का जो मुख्य कारण है वो है पशु के शरीर की या पशु के बैठने की आसपास जगह में ज्यादा गंदगी होना, पशुओं को दूध निकालने के बाद में टीट डिपिंग का इस्तेमाल नहीं करना, पशु की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाना, और अगर हम मशीन मिल्किंग कर रहे हैं तो मशीन मिल्किंग का जो प्रेशर है वो सही तरीके से नहीं होना, जो टीट लाइनर है उनकी सही तरीके से सफाई नहीं होना। तो कहने का मतलब मेस्टाइटिस पशु के रखरखाव से जुड़ी हुई बीमारी है। अगर हम अच्छी सफाई रखेंगे, पशु के शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी और दूध निकालने का तरीका हमारा सही होगा, तो उन पशुओं के अंदर मेस्टाइटिस थनैला बीमारी कम से कम आएगी। थनैला बीमारी को जो थनैला बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला, जो कंटेजियस बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक पशु से दूसरे पशु के द्वारा जो बैक्टीरिया फैलते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। उसके बाद में जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो है एनवायरमेंटल बैक्टीरिया। एनवायरमेंट एनवायरमेंटल बैक्टीरिया मतलब गंदे पानी के टच में अगर पशु है या गंदे फर्श के टच में पशु अगर आ गया तो उसके द्वारा जो बैक्टीरिया फैलते हैं उनको हम एनवायरमेंटल बैक्टीरिया बोलते हैं। तो कम से कम 150 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पशुओं के अंदर थनैला बीमारी फैला सकते हैं। फिर हम बात करेंगे थनैला बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थनैला बीमारी 3 तरीके से लक्षण अपने दिखा सकती है। सबसे पहला जो लक्षण है वो है दूध की क्वालिटी के अंदर। दूध किसी एक थन के अंदर आपको कम देखने को मिल सकता है, अथवा दूध का जो टेस्ट है या सुगंध है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। दूध के अंदर जो जिसको हम फटा हुआ दूध छींचड़े बोलते हैं वो आपको दिखाई दे सकता है, और दूध का जो रंग है वो भी उसके अंदर भी बदलाव है जो अपने को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में पशु का जो लेवा है अगर उसके अंदर हमें बदलाव देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्लिनिकल मेस्टाइटिस बोलते हैं। अर्थात अगर पशु के लेवे के अंदर सूजन है, लेवा हार्ड हो गया है, टीट के अंदर अगर सूजन है, तो उसको हम क्लिनिकल मेस्टाइटिस बोलते हैं। और सीवियर केसेस के अंदर पशु की चराई कम हो सकती है। ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण पशु के शरीर के अंदर सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो ये सीवियर केसेस में पशु के शरीर में हमें जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। इन तीनों बदलावों का ट्रीटमेंट से क्या रिलेशन है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जो इंसिडेंस है, यानी कितने पशुओं में से एक समय पे कितने पशुओं में हमें जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस देखने को मिल सकती है। तो जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, अर्थात ऐसी मेस्टाइटिस जिसके अंदर दूध के अंदर बदलाव आ चुके हैं, लेकिन हम उसको अपनी आंखों से बिना किसी टेस्ट के पता नहीं लगा सकते, ऐसी बीमारी को हम सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस बोलते हैं, जो किसी भी बड़े डेयरी फार्म पे 35 से 40% एनिमल के अंदर सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं मेस्टाइटिस से किसानों की इनकम पे क्या प्रभाव पड़ता है। पूरे साल की दूध के द्वारा जो इनकम है
वो 10% तक कम हो सकती है सब क्लिनिकल और क्लिनिकल मेस्टाइटिस के कारण। तो इकोनॉमिक रूप से काफी एक बड़ी बीमारी है मेस्टाइटिस किसानों के लिए। अब जो सबसे जरूरी हम बात करेंगे वो है मेस्टाइटिस को हम किन सिंपल तरीकों से, साधारण तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पशु की जो बैठने की जगह है वो साफ होनी चाहिए। जो एंटीसेप्टिक्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साफ बैठने की जगह है तो पशु के अंदर मेस्टाइटिस के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा, पशुओं के घुटनों से ऊपर जो मेन्योर है, जिसको हम गोबर बोलते हैं या पेशाब, वो पशुओं के घुटनों के ऊपर नहीं लगा रहना चाहिए। जैसे जैसे पशु के पीछे की साइड में गंदगी बढ़ती जाएगी, मेस्टाइटिस के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब क्लीनिंग स्कोर पशुओं का अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मशीन मिल्किंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि मशीन मिल्किंग का प्रेशर गाय के लिए 345 से 350 mm ऑफ Hg होना चाहिए। भैंस के लिए 365 mm ऑफ Hg मशीन मिल्किंग का प्रेशर होना चाहिए। अगर कम मिल्किंग प्रेशर है तो दूध निकालने का टाइम बढ़ जाएगा, और अगर ज्यादा प्रेशर है तो पशुओं के थनों में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो प्रेशर सही होना मशीन मिल्किंग का जरूरी है। इसके साथ में जो कप हैं, जो रबर के टीट लाइनर है, उनको भी हमें समय समय पे दवाइयों से उनका छिड़काव करना चाहिए, और उनको सही समय पे उनको हमें बदलना भी चाहिए। उसके बाद में तीसरी जो चीज है मेस्टाइटिस से बचाने के लिए, वो है टीट डिपिंग। जितने भी एनवायरमेंट से और जो कंटेजियस अर्थात हाथ से पशु के अंदर जो मेस्टाइटिस बीमारी आती है, उनको हम उन बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं टीट डिपिंग से। टीट डिपिंग सबसे इफेक्टिव मेथड है पशुओं के अंदर मेस्टाइटिस की बीमारी को बचाने के लिए। टीट डिपिंग हम बिटाडिन के घोल से कर सकते हैं, अथवा दूसरे जो अच्छे डिसइंफेक्टेंट हैं जो चमड़ी पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी हमें रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा दूध निकालने के बाद में हमें टीट डिपिंग है जो इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर दोस्तों आती है ड्राई काउ थेरेपी की बात। ड्राई काउ थेरेपी का मतलब है पशु जब ड्राई हो उस टाइम पे हम उसका इलाज कर लें, अर्थात ब्याने से पहले का जो 2 महीने का टाइम है जिसमें पशु मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता है, उस टाइम पे हम एंटीबायोटिक्स पशु के अडर के अंदर, टीट के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स को 2 महीने का टाइम मिलता है एक्ट करने का। तो इसमें सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस को हम अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लैक्टेशन में भी ऐसे ट्रीटेड पशुओं के अंदर मेस्टाइटिस के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। तो ड्राई काउ थेरेपी जब हम एनिमल की लास्ट मिल्किंग करते हैं उस टाइम हम कर सकते हैं। सेप्राविन एक ऐसी एंटीबायोटिक है आजकल मार्केट के अंदर जिसको हम अपने पशुओं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मेस्टाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट पशु के शरीर में लक्षण किस हिसाब के हैं उन पे निर्भर करता है। अगर पशु के शरीर में सेप्टिसीमिया हो गया या उसकी चराई कम हो गई है तो हम उसको पैरेंटरल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनिमल्स के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, भूख उसकी सही है, चराई उसकी, ड्राई मैटर इनटेक अच्छा है, तो हमें पैरेंटरल एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर पशु का जो टीट और अडर के अंदर इन्फेक्शन है जो आइसोलेटेड है, तो हमें इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रीटमेंट करने से पहले हमें आसपास लेबोरेटरी के अंदर दूध के नमूने को जो जिसको हम ABST बोलते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, वो हमें जरूर करवाना चाहिए। तो अगर हम ABST टेस्ट दूध का करवा लेते हैं तो उससे एंटीबायोटिक को सिलेक्शन में हमें हेल्प मिलती है, और हमारा जो खर्चा है वो भी मेस्टाइटिस के ट्रीटमेंट में कम होता है। तो किसान भाइयों, आज का जो अपना टॉपिक था मेस्टाइटिस कंट्रोल, तो मेस्टाइटिस सीधा सीधा पशुओं की खुराक से और साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। अगर हम टीट डिपिंग करेंगे तो काफी हद तक सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के केसेस को हम कम कर सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई पशुओं की खुराक के अंदर जरूर होनी चाहिए मेस्टाइटिस को बचाने के लिए। ये विटामिन बहुत जरूरी है। इसके बाद में ट्रीटमेंट का हमें ध्यान रखना है। ABSD जो टेस्ट है, ABST, वो हमें ट्रीटमेंट से पहले करवाना चाहिए। अगर हम बिना ट्रीटमेंट के पशुओं का इलाज करवाते हैं तो उससे पशुओं का जो मेस्टाइटिस के कारण पशुओं में खर्चा भी हमें ज़्यादा आता है, और हमें जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये था मेस्टाइटिस के बारे में।
आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।